हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं अरिंदम चैटर्जी जी, जिन्होंने वेस्ट बंगाल मिसलेनियस एग्जामिनेशन क्लियर किया है एंड ही इज ऑल सेट टू बिकम रेवेन्यू इंस्पेक्टर। रेवेन्यू इंस्पेक्टर की कैटेगरी में इनकी रैंक 120 आई है। वेलकम अरिंदम टू स्टडी आईक्यू एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशन। अरिंदम, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कैसे जर्नी शुरू हुई, मिसलेनियस एग्जामिनेशन के बारे में कैसे पता चला और कैसे तैयारी आपने शुरुआत की इसकी। मेरा तैयारी शुरुआत हुआ था 2014 से। तब मिसलेनियस सर्विस जैसा कुछ होता है वो पता नहीं था। तो जो पता था वो सिर्फ स्टेट सिविल सर्विस के बारे में पता था, क्योंकि वही वेस्ट बंगाल में रेगुलर में आती है। और तो 2014 से लेके अभी तक मैं वही स्टेट सिविल सर्विस देता जा रहा हूँ, मेंस भी देता जा रहा हूँ, इंटरव्यू भी देता जा रहा हूँ। मगर अभी तक वो जो जर्नी है वो चल रहा है। और उसी बीच में एक एग्जाम आया था, दो एग्जाम पैरेलली आया था जो थोड़ा हटके था, डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेड, मतलब एमसीक्यू ओरिएंटेड नहीं था, डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेड था। तो वो दो सर्विस था, एक फॉरेस्ट सर्विस और एक मिसलेनियस सर्विस, और वो दोनों ही एक ही टाइम में था। मतलब 2018 में जब मेंस हुआ था तो फॉरेस्ट सर्विस का मेंस पहले हुआ था। तो मुझे थोड़ा पता चल गया कि मेंस कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव में कुछ भी आ सकता है। मुझे याद भी है उसमें आया था आर्टिकल नंबर 14 से कि डिस्क्राइब आर्टिकल नंबर 14 लाइक टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो वो वाला डिस्क्रिप्टिव था, डब्ल्यूटीओ के बारे में पूछा गया था। तो उसके बाद ये मिसलेनियस था। तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मेरे को मिला कि एक सिमिलर पैटर्न का एग्जाम होने से थोड़ा मुझे उससे फीडबैक लेके थोड़ा इम्प्रूव मैं करना चालू किया। और इसमें जो क्वेश्चन आया था मुझे आज भी याद है, रोहिंग्या इशू के बारे में। तो बहुत हम पढ़े थे रोहिंग्या इशू के बारे में और वही क्वेश्चन आ गया था, तो थोड़ा हेल्प मिला था। अरिंदम, ये तो आपने बताया कि अगर एक एग्जामिनेशन में चूक हुई तो उस चीज से सीखा और दूसरी एग्जामिनेशन में उसको सुधारने की कोशिश की, और एक जैसे पैटर्न के एग्जामिनेशन देना आपके लिए काफी फायदेमंद भी रहा। अरिंदम जी, जो भी स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन जिनकी खत्म हुई है, वो कैसे इस एग्जामिनेशन की डिमांड को समझें, कैसे तैयारी की अप्रोच करें। अगर तैयारी की बात करें तो कोई भी एग्जाम का एक एम होता है। हर कोई एग्जाम का एक थोड़ा सा पैटर्न होता है। किसी एग्जाम का पैटर्न होता है मैथ में अच्छा करना। किसी जैसे सीजीएल वगैरह में मैथ में कमांड जितना अच्छा हो, क्योंकि मैं वो भी दे चुका हूँ। तो मेरा एक टाइम सीजीएल टायर 1 में रैंक था 7000 ऑल ओवर इंडिया। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था कि हो जाएगा 9000, तो टोटल वैकेंसी है। उसके बाद जो टायर 2 था उसमें इतना अच्छा मैथ था कि मेरा स्कोर था 200 में 90। और मैं टायर 2 में कट गया। तो मुझे पता चल गया कि ये डिफरेंट जो एग्जाम होता है, हर एग्जाम को हम क्लियर नहीं कर सकते, हर का एक पैटर्न होता है। तो बेस्ड ऑन माय एबिलिटी मुझे वो पकड़ना चाहिए कि मैं किस चीज में अच्छा होता हूँ, उसको ही बार बार दोहरा के उस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। तो मेरा मुझे समझ में आ गया था, मेरा जो टारगेट एरिया था वो जनरल स्टडीज, और बार बार मैं एक ही एग्जाम दे रहा हूँ। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट को मैं पकड़ के रखा और उससे ही बार-बार डिफरेंट बुक पढ़ा, डिफरेंट साइट विजिट किए, वीडियो देखा, तो थोड़ा बहुत उसमें नॉलेज आ गया। और उसी बीच में अगर कोई और भी एग्जाम होता है जैसे कि रेल का, बैंकिंग का, तो मुझे पता चल गया कि डिफरेंट एग्जाम का डिफरेंट डिमांड होता है। तो कोई भी अगर स्टूडेंट उसका अगर किसी चीज पे नैक हो कि मुझे एक यूनिफॉर्म सर्विस चाहिए, तो यूनिफॉर्म सर्विस का तो एक ही ओरिएंटेशन होता है कि आप सिविल सर्विस में जाओ तो यूनिफॉर्म मिलता है। और अगर आपको थोड़ा हटके इंस्पेक्टर वाला रैंक चाहिए तो आप सीजीएल दो, तो आपको मैथ अच्छा होना चाहिए। ये मैथ और जनरल स्टडीज दोनों अच्छा एक साथ होना बहुत दिक्कत वाला चीज होता है। दोनों को आप एकदम टॉप लेवल पे ले जाओ, तो आपका एबिलिटी से आपको डिसाइड करना है कौन सा एग्जाम आपको सूट करता है। अरिंदम ने ये बात बहुत ही सटीक बोली कि आप पहले ही अपने आप को एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद एग्जामिनेशन, उस तरीके की एग्जामिनेशन को आप चूज करें। यानी कि अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप सीजीएल की तरफ जा सकते हैं। तो अपनी एबिलिटी और एग्जामिनेशन की डिमांड को अच्छे से समझें, अच्छे से आकलन करें और फिर एग्जामिनेशन को लें। अरिंदम, अब हम आगे चलते हैं और वेस्ट बंगाल मिसलेनियस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में और स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करते हैं। आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, चाहे वो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू,
तीनी हुई स्टेज के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए काम की? प्रीलिम्स तो उसके लिए मेरा कोई स्ट्रेटेजी सच में नहीं था, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी था सिविल सर्विस, वेस्ट बंगाल स्टेट सिविल सर्विस का। मगर मिसलेनियस का एक पैटर्न है, मैं वो पैटर्न बोल रहा हूँ। मिसलेनियस में बंगाली कल्चर से क्वेश्चन आता है, जो डब्ल्यूबीसीएस में नहीं है। जैसे कि बंगाली कल्चर में किसका क्या निकनेम है, रविंद्रनाथ टैगोर का निकनेम क्या है, कल्चर से बहुत क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन तो आता ही है। तो मैं नेक्स्ट जो मिसलेनियस है उसका भी मेंस दे चुका हूँ। तो उसमें भी प्रीलिम्स में वही कल्चर क्वेश्चन आया था। तो ये इसका पैटर्न है, मिसलेनियस का एकदम पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि कल्चर से, बंगाली कल्चर, फोक कल्चर से क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स जो मैंने क्लियर किया 2018 एंड 2019 मिसलेनियस, बोथ द प्रीलिम्स, उसमें मुझे स्टेट सिविल सर्विस का जो प्रिपरेशन था वही हेल्प कर दिया मेरे को वो प्रीलिम्स क्लियर करने में। अब आते हैं मेंस में। मेंस का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो मेंस में वो आपको अलग से आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग डेवलप करना होता है, और इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो जैसे कि फुल फॉर्म, जैसे कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म, ये बहुत इजी वाला मैंने बोला। अंगटैट का फुल फॉर्म, ऐसा बहुत सारा फुल फॉर्म आता है और शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। जैसे कि एक सिंपल वाला बोलते हैं, कोई भी बुक का कोई ऑथर कौन है, ठीक है। अ, जैसे कि आप नेशनल बर्ड कौन सा है, ये सिंपल वाला हो गया। तो ऐसे सिंपल से लेके फर्स्ट ग्रेजुएट कौन था कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, उस टाइम पे वाइस चांसलर कौन था, ये 2 क्वेश्चन मिसलेनियस 18 मेंस पे भी आया। तो उस टाइम पे जो होता था, एक तो हम बहुत पढ़ते थे और पढ़ने के बाद याद कम आता। तो मेरा अभी वो याद है मेरे को, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट का नाम पूछा, तो मुझे सिर्फ याद था विडोडो, जोको विडोडो पूरा नाम याद नहीं। तो ये मिसलेनियस का जो मेंस है वो डिमांड करता है आपको, आपको बहुत याद रखना पड़ता है, क्योंकि आपको लिखना पड़ता है। एमसीक्यू में आपका 4 ऑप्शन होता है। अब देख के हाँ, अच्छा विडोडो, अच्छा ये तो विडोडो है, जोको विडोडो ये राइट आंसर। मगर मिसलेनियस में उल्टा होता है कि आपका पूरा आपको लिखना पड़ता है। तो इसकी वजह से मेरा, मैंने पहले भी बोला कि फॉरेस्ट का मेंस मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किया कि आपको पूरा मेरे को याद करना है। ऐसे एमसीक्यू वाला फंडा यहाँ पे नहीं चलेगा कि थोड़ा बहुत देख के चल जाओ। तो ये मेरे को मेंस में हेल्प किया। अरिंदम, मेंस में जनरल स्टडीज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मिसलेनियस एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, और जनरल स्टडीज में किस लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं? अ, दो 2 मेंस मैंने दिया मिसलेनियस का, एक 18 का जो रिजल्ट अभी निकला और 19 का। दोनों मेंस में दृष्टि आईएएस का जो साइट है, वो मैंने थोड़ा बहुत देखा था। मैंने बहुत ही बार देखा है, अभी भी देखता हूँ। उनका एक ही टाइम पे छोटा करके एक टॉपिक का अच्छा सा आंसर मिल जाता है, और उसमें आपका सर्च बटन होता है कि एजुकेशन के बारे में या इकोनॉमी के बारे में, ये 2-3 चीज़, पॉलिटी के बारे में, ये 3 चीज़ होता है जो एक एंगल देता है। जैसे कि पॉलिटिकल जो अभी आया था कृषि बिल, उसके बाद एजुकेशन के अगर बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये सब हम पढ़ के गए थे 19 मेंस के लिए। 18 मेंस के टाइम पे मैंने बोला रोहिंग्या इश्यू तब बहुत ही ज़्यादा इश्यू था। तो वो सब पढ़ के जाना पड़ता है इस सर्विस के लिए, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। तो इश्यू को, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम मेंस सब बोलते हैं, सभी यूट्यूब चैनल पे, स्टडी आईक्यू पे बहुत ही बार सब बोलते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग में एक फंडा होता है, आप इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद बॉडी होना चाहिए, उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए। और बॉडी में आप थोड़ा बुलेट पॉइंट यूज करो, थोड़ा ऐसे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दो। तो मैंने, मुझे अभी भी याद है रोहिंग्या इश्यू में मैंने डायग्राम भी किया था, कहाँ से कहाँ वो उसका पाथवे था, वो भी थोड़ा ड्रॉ कर दिए। तो शायद उसमें थोड़ा-थोड़ा पॉइंट आया, क्योंकि फुल जनरल स्टडीज़ मैंने आंसर नहीं दिया था। 20 और 10 मार्क्स मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे नहीं आता था। अरिंदम, आप अभी मेंशन कर रहे थे 2019 का रोहिंग्या इशू और किस तरीके से आ रहा था। 2018 में ये एग्जामिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और 2021 में इसका रिजल्ट आया है। हुँ, तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। हुँ। कितने टाइम का लगभग आपको करंट इवेंट्स आने चाहिए एग्जामिनेशन से पहले? अगर मेंस के बारे में बोले तो ये 19 का जो मेंस था ये 2020 14 फरवरी में हुआ था। तो उसमें
उसका पिछले 1 साल का जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट घटना होता था ना, वही आपको पढ़ना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर जैसे कि अभी बंगाल में क्या चल रहा था? सीएए, एनआरसी, उसके बाद कृषि बिल, अभी थोड़ा चल रहा है त्रिपुरा इश्यू। त्रिपुरा इश्यू से कोई क्वेश्चन बनता नहीं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनेगा वो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो फिर से बनाया जा रहा है अभी वेस्ट बंगाल में। तो मैक्सिमम वो वाला इश्यू आ सकता है, और गवर्नर का क्या पावर है, क्या पावर नहीं है, वो वाला इश्यू आ सकता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। तो रिसेंट डेवलपमेंट मतलब 1 डेढ़ साल में जो भी कुछ होता है बंगाल ओरिएंटेड, इंटरनेशनल, नेशनल ओरिएंटेड, वही द मैक्सिमम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो वही फंडा था मेरा। अरिंदम, जनरल स्टडीज में एक मैथ्स का पोर्शन होता है, मैथ्स एंड रीजनिंग, उसको किस तरीके से टैकल करना है? इसमें जो मैथ्स था वो डिस्क्रिप्टिव मैथ्स था। तो हमारे टाइम पे हम जो माध्यमिक है क्लास 10 स्टैंडर्ड में, तो उसमें हम डिस्क्रिप्टिव में मैथ करते थे। तो वही फंडा यहाँ पे भी चल गया कि उस टाइम पे जो मैथ किया था वो थोड़ा बहुत मैं थोड़ा ट्यूशन भी कराता हूँ। तो उनको वो वो देख के गया था कि कैसे डिस्क्रिप्टिव में करता है। क्योंकि हम शॉर्टकट करते-करते इतना मुझे अभी भी याद है कि इस मेंस में जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ऐसा था कि मैं शॉर्टकट से आंसर दे पा रहा था, मगर डिस्क्रिप्टिव में मैं वो आंसर नहीं दे पा रहा था। ठीक है? तो मैंने पहले शॉर्टकट किया, उसके बाद उसको ब्रॉडली रिप्रेजेंट किया कि ये होता है। तो ये थोड़ा मतलब उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था, मगर आई कैन वो दिस माइट सही बी अ में गेम चल ऑफ गया। प्रैक्टिस कि किस तरीके से आपको अगर आ भी रहा है शॉर्टकट तो आपको, लेकिन डिस्क्रिप्टिव है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये अरिंदम ने एक अच्छी ट्रिक बता दी आप सभी को। अरिंदम, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? तो स्टडी आईक्यू के जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो वीडियो होता है, उस वीडियो से शॉर्टकट में बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे मुझे अभी भी याद है एक वीडियो आया था, जैसे कि जब स्टॉक प्राइस ऊपर-नीचे होता है, जैसे कि 2020 में स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रहा था। तो वो वाला हिस्सा, इकोनॉमी वाला हिस्सा को बहुत ही शॉर्ट में वो समझा जाते हैं। तो इकोनॉमी वाला हिस्सा स्टडी आईक्यू बहुत हेल्प किया, और इंटरनेशनल रिलेशन हेल्प किया, जैसे कि कृषि बिल वगैरह शॉर्ट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ये जो लेजिस्लेटिव वाला चीज होता है वो बहुत ही बार डेवलप होता है। तो जैसे कि सीए, एनआरसी, एनपीआर, ये कहीं भी क्लियर नहीं है कि किसके बाद क्या है। तो ये शॉर्ट में स्टडी आईक्यू बहुत ही बार वीडियो आता है, तो उसके बाद जो डेवलपमेंट होते हैं हम अच्छे से समझ सकते हैं। शॉर्ट में मतलब 8 टू 9 मिनट्स का वीडियो होता है, वो सबसे बढ़िया है। 9 मिनट्स देखो, समझ में आ जाए। अरिंदम, हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा हैं। अरिंदम, कुछ टिप्स एंड सजेशंस आप सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे जो मिसलेनियस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं? सभी का जर्नी थोड़ा अलग होता है। जैसे कि मेरा जर्नी 7 इयर्स का है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। बहुत कैंडिडेट होते हैं जो आते हैं, देखते हैं, और अ, पोस्ट मिल जाता है ऐसा, टैलेंटेड बंदे होते हैं। मगर अगर आप मेरे जैसे हैं, एवरेज टाइप का है, और आपको बार-बार आप काम करते-करते सीखते हैं। तो मतलब एक ही एग्ज़ाम एक बार में अगर क्लियर ना हो तो महा म मतलब ठहर मत जाना, छोड़ मत देना। जैसे कि मैं एक फ़िल्म बार-बार देखता हूँ, जब भी मैं डिप्रेस्ड होता हूँ, धोनी फ़िल्म। तो उसमें मैं एक चीज़ हमेशा कैलकुलेट कर मतलब कंपेयर करता हूँ मैं युवराज सिंह और धोनी के साथ। क्योंकि युवराज सिंह बहुत पहले आए थे और पहले ही चले गए। उतना धोनी लेट में आए, मगर बहुत कुछ कर गए। तो ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है कि हम फेल हो सकते हैं, मगर अगर हम टिके रहें मैदान में, तो शायद अ, घुस भी जाएँ और किंग भी बन जाएँ। तो टिके रहना यही सबसे बड़ी बात है, मेरा यही टिप्स है कि आप पढ़ते जाओ, एग्ज़ाम देते जाओ। बहुत बार ऐसा होगा लास्ट एंड में मैं 5 बार ऐसे इंटरव्यू से वापस आ गया। तो बहुत ही तकलीफ वाला चीज़ होता है कि आप लास्ट स्टेज से फिर वापस आते हो। तो उस टाइम पे फिर से वो धोनी वाला जो मोमेंट होता है कि सर मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं टीटी का काम कर रहा हूँ, मगर मेरा पैशन है क्रिकेट खेलना। तो हम टीचिंग करते थे घर चलाने के लिए। तो मैं टीचिंग करता हूँ, मगर पैशन था मेरा ऑफ़िसर बनना। तो
उसको देखते-देखते मैं चलता गया और आगे भी शायद चलता ही जाऊँगा। एक बहुत ही ये टिप्स ब्यूटीफुल नोट के साथ हम एंड कर रहे हैं कि समय लगेगा, लेकिन मैदान में डट कर खड़े रहिए, क्योंकि अगर डट के खड़े हैं, जीत आपकी निश्चित है। धन्यवाद अरिंदम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको पूरी टीम ढेर सारी शुभकामनाएं देती है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।